प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम जीव विज्ञान के ऐसे 25 बेहद ही महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस। जैसे कि पुलिस में जो है आपका आ जाएगा बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, MP पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, दरोगा, BPSC, UPSC, सी टेट, ए स्टेट, NTPC, SSC के अंतर्गत CGL आ जाएगा, CHSL आ जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग, GD कांस्टेबल, DEO, LDC। इसके अतिरिक्त NDA, CDS, MTS, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सी सेट, बैंक PO एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम में जो पूछे हुए ऑलरेडी प्रश्न हैं, उन्हीं सबको जो है यहाँ पर एकत्रित करके आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान के 25 प्रश्नों के जो है MCQ क्वेश्चन का जो सेट का सीरीज चल रहा है, उसमें का चौथा सीरीज, जिसमें कि हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। और उसमें का पहला क्वेश्चन है, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए DNA होता है, या फिर RNA होता है, या फिर DNA और RNA दोनों होता है, या फिर DNA या RNA होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, एनिमल सॉरी, जो वायरस होते हैं उनमें जो है जेनेटिक मटेरियल अधिकांशतः DNA होता है या फिर RNA होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी नीचे है, शैवाल, और ऑप्शन डी है फफूंद। तो इसमें देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो प्रतिजैविक जो अधिकांश मतलब एंटीबायोटिक जो मैक्सिमम जो दवाइयाँ बनती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो हमें प्राप्त होती हैं बैक्टीरिया यानी कि जो है जीवाणुओं के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। अब एक चीज़ और याद रखिए कि बैक्टीरिया का स्टडी यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैक्टीरियोलॉजी। याद रखिएगा, इसका स्टडी जो है आपका कई बार पूछ दिया जाता है कि बैक्टीरियोलॉजी क्या है। बैक्टीरियोलॉजी, ओके। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बैक्टीरियोलॉजी हो गया। इसके बाद जो है ना, कई बार पूछ दिया जाता है कि ये आपका वायरस जो होते हैं, विषाणु जो होते हैं, इसका स्टडी क्या कहलाता है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजी। तो ये हो गया आपका वायरोलॉजी, ओके। इसके बाद जो है तीसरा, ये ध्यान रखिए कि जो आपका पहले चौथा देख लेते हैं। चौथा है आपका फफूंद। तो फफूंद जो होता है उसको लोग बोलते हैं फंगस। तो फंगस का स्टडी जो आपका माइकोलॉजी कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया आपका MICO। माउस थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है। माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी के अलावा जो है, ये जो एल्गी होते हैं मतलब शैवाल होते हैं, इनका जो स्टडी है वो आपका कहलाता है फाइकोलॉजी। तो ये हो गया आपका जो है फाइकोलॉजी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फाइकोलॉजी में एक आपका जो है ना शैवाल है जिसका नाम है लेमिनारिया। ये लेमिनारिया जो है, इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेमिनारिया, यहाँ पे जो है आर लिखना था मुझे, RIA। तो देखिए, लेमिनारिया जो होता है ना, इससे हमें आयोडीन मिलता है। लेमिनारिया जो है, इससे हमें क्या मिलता है? तो आयोडीन मिलता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो माइकोलॉजी के अंतर्गत एक पेनिसिलियम नाम का जो है फंगस होता है, जिससे कि पहली बार आपका जो है एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि आपका एंटीबायोटिक दवा बनाया था, ठीक है। तो ये आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो है याद रखने। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसका खोज जो है आपका D इवानोव्स्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु का खोज तो एंटनी वॉन लीवन हॉक ने किया हुआ था। जिसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी अगर रॉबर्ट हुक के बारे में बात करें तो इन्होंने सेल का खोज किया था, लेकिन वो कैसा सेल था? तो डेड सेल था। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये भी आपका जो है किसका खोज किए हुए हैं, एक साइंटिस्ट हैं ये। तो ये किए थे डेड सेल का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 1665 में, 1600 जो है 65 में इन्होंने खोज किया था। सॉरी, ये क्या लिख दिया हमने, 1665। इसके बाद बात करेंगे हम लोग रॉबर्ट कॉच के बारे में। तो देखिए, रॉबर्ट कॉच जो थे ना, उन्होंने जो है हैजे के टीका और आपका टीबी जो एक बीमारी होता है जिसको हम ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, उसका चिकित्सा का जो है उन्होंने खोज किया था। तो एक तो हैजा और दूसरा टीबी, इन दोनों का जो है इन्होंने इलाज, हैजा का
टीका, हैजा का जो इन्होंने टीका बनाया, का मैंने नहीं लिखा, हैजा का टीका हो गया, आप लोग शॉर्ट में समझ लीजिए क्योंकि माउस जो है सही से काम नहीं कर रहा है। दूसरा है आपका टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस का भी जो है उन्होंने इलाज संभव कराया, यानी कि जो है उसका खोज इन्होंने किया था, टीबी का इलाज। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिएगा, इलाज। ठीक है, तो ये हो गया। अब लुई पास्चर जी की अगर बात की जाए तो एक तो आप लोगों ने पास्चराइजेशन देखा ही है, बाकी जो है कुत्तों के काटने से जो एक बीमारी होता है ना जिसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, तो हाइड्रोफोबिया का जो है इन्होंने, हाइड्रोफोबिया का इलाज इन्होंने जो है संभव कराया। हाइड्रोफोबिया जो कि आपके पागल जानवरों के काटने की वजह से होता है, हाइड्रो, सॉरी यहाँ पे FOBIA लिखना था मुझे, BIA। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिया जो है इसका इलाज संभव कराया था किसने, लुई पास्चर ने। तो तीनों के बारे में चारों के बारे में चार चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, या फिर वे गति नहीं कर सकते हैं, या फिर सभी जगह उपस्थित होते हैं, या फिर विखंडन द्वारा अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसलिए। तो इसका करेक्ट आंसर है कि चूंकि प्लांट सेल में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, और वैसे ही जो है आपका जीवाणुओं में भी सेल वॉल होता है, तो इसीलिए उसको हम लोग जो है पादप मानते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि इनका जो कोशिका भित्ति होता है वो आपका सेल्यूलोज से नहीं बना होता है, बल्कि ये आपका जो है पेप्टिडो ग्लाइकन से बना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्या चीज, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है उपापचय दर सर्वाधिक किस में होती है। तो देखिए चूहों में जो है आपका उपापचय रेट काफी ज्यादा हाई होता है। उपापचय क्या होता है, उपापचय का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जितने भी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कि बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे चीजों में टूटते हैं, या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलाकर मतलब कि सिंथेसिस की जाता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो है यानी कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों मिलकर कहलाता है मेटाबोलिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपापचय। तो उपापचय रेट जो होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है चूहों में। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए इसमें जो है आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये रेस्पिरेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। एटीपी में देखिए टी जो है ना इसका मतलब है ट्राई, ट्राई का मतलब है 3, और डी का मतलब क्या है एडीपी में, तो इसका मतलब है डाई, डाई का मतलब 2। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एटीपी का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ए टी और पी, इसमें जो है आपका फॉस्फेट, पी का मतलब फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है आपका इसमें होता है 3 ठो। तो एक हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, इसके अलावा ये तीसरा हो गया, ये हो गया आपका एटीपी। ठीक है, अब होता क्या है कि वाटर के साथ में ये रिएक्ट करता है और फिर जो है इसमें से क्या होता है कि एक आपका एनर्जी बाहर निकलता है। तो इसमें से जो है आपका एनर्जी बाहर निकलता है और साथ साथ जो एक इसमें से फॉस्फेट क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। अब आप ही सोचिए कि एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट था तो 3 ठो फॉस्फेट है, इसमें से एक निकल गया यहाँ पे बाहर, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 ठो। तो एक यहाँ पे हो गया ये, और दूसरा लिख दिया मैंने एक और। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 2 फॉस्फेट बचा, तो ये आपका क्या हुआ, ये कहलाता है आपका एडीपी। इसी को कहते हैं हम लोग एडीपी, यानी कि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। लेकिन इसी प्रोसेस के साथ साथ में क्या हुआ कि ये जो आपका एक फॉस्फेट निकला है ना यहाँ पे, इसी के साथ में यहाँ पर जो है एनर्जी भी बाहर निकलता है। तो इसके साथ में जो है एनर्जी भी बाहर निकलता है, ये आप लोगों को याद रखना है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस परिवर्तन में क्या होता है, तो इसमें एनर्जी आपका जो है बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है उपापचय, यानी कि जो है आपका मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। तो एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जो कि वाटर के साथ में जल्दी ही मतलब कि रिएक्ट करता है और फिर जो है एनर्जी को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम लोग याद कर रखेंगे कि एटीपी के रूप में जो है। अच्छा, एटीपी से एक चीज और याद रखना है कि एटीपी को जो हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका जो है एनर्जी करेंसी कहलाता है, यानी कि ऊर्जा मुद्रा। ये आपका क्या है, तो एनर्जी करेंसी इसका दूसरा नाम है। ये बहुत ही ज्यादा बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है शरीर के लिए एंजाइम बहुत लाभदायक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग है, या ऊर्जा प्रदान करता है, या फिर जीव रासायनिक
मतलब कि जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक है या तंत्रिका क्रियाओं में नियंत्रण काम करता है। तो ये जो है आपका नियंत्रण का काम नहीं करता है बल्कि हार्मोन करते हैं। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है कि ये जो है आपका एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, उन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो है, उन सभी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है कि ये काफ़ी बढ़ा देता है, यानी कि डाइजेशन वगैरह में ये हेल्प करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। देखिए, एक ग्लूकोज का अणु जो होता है वो जल में और CO2 में जो है पूरी तरह से अपघटित हो जाता है, तो फिर इसमें जो है आपके 38 मतलब कि 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, तो इसका इकाई आपका जो है एमिनो एसिड या अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका ग्लाइकोलिसिस, जो कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, में परिवर्तन होता है। क्या होता है? प्रोटीन आपका ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, या फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है, या फिर जो मंड होता है वो आपका ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, या फिर ग्लूकोज जो है आपका पायरुविक एसिड मतलब अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्लाइकोलिसिस एक आपका जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, जो कि आपका कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपका होता है कोशिका द्रव में, यानी कि जो है साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ होता है? तो ये पहली बात तो याद रखना है कि ये होता है साइटोप्लाज्म में। और इसमें क्या होता है कि एक जो आपका ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज जो है आपका टूट जाता है पायरुवेट में, ठीक है। और यहाँ पर दो ठो जो है आपका एटीपी रिलीज होता है। कितना एटीपी? दो पायरुवेट बना और साथ ही साथ जो है आपका दो ठो एटीपी बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी जो है आपके रिलीज होते हैं। तो ये जो है आपके वैसे तो बनते हैं चार, लेकिन दो यूज कर लिए जाते हैं, दो आपका बाहर निकल जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि दो एटीपी बनता है। बाकी ग्लाइकोलिसिस का ग्लाइकोलिसिस में देखिए, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब टूटना, यानी कि ग्लूकोज को टूट करके और पायरुवेट में बनने का जो प्रक्रिया होता है, उसी चरण को या फिर प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। मतलब कोसा कहते हैं हम लोग, जो अभी साइटोप्लाज्म हमने बात किया था इसी को। तो साइटोप्लाज्म में सॉरी, इसमें क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोसा में प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो ये आपका राइबोसोम होता है। राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, हालांकि राइबोसोम बना भी होता है प्रोटीन से ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो देखिए, ये जो है आपका 30 से लेकर के मतलब 35 डिग्री जो है इसके लिए सबसे बेहतर होता है। तो 35 डिग्री से जो है आपका 5 प्लस माइनस हो सकता है, तो 5 इसमें घटा सकते हैं और 5 इसमें जोड़ सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आपका जो है ये 40 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा सक्रिय रहेगा। तो अगला इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी 40 डिग्री सेल्सियस। हालांकि आप याद रखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस में जो है कुछ मतलब सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस के जो है लगभग लगभग में, ठीक है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस जो है कम बेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो ऊर्जा का संचय देखिए, अब मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि ये जो बहुत सारे जो है आपके न्यूट्रिएंट दिए हैं, पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों में जो है सबसे ज्यादा आपका एनर्जी किस में रहता है? तो देखिए, इन चारों ऑप्शनों में जो है सबसे अधिक मतलब अधिकतम जो ऊर्जा होता है वो आपका जो है होता है वसा में। देखिए, एक वसा का जो एक मतलब 1 ग्राम, देखो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 1 ग्राम जो आपका फैट होता है ना, अगर ये आपके बॉडी में बर्न हो रहा है तो ये आपको जो है 9.1 कैलोरी ऊर्जा देगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 1 ग्राम प्रोटीन का, तो 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है ना, ये आपका कितना देगा? तो ये जो आपका प्रोटीन होता है, ये आपका इसका आधा ही देता है, ग्लूकोज भी आपका आधा ही देता है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग जो है आपके 4.2 कैलोरी ऊर्जा देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो फैट जो है आपका सही है, क्योंकि ये आपका 9.1 है, जबकि हमने देखा था बाकी का जो है कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो भूखा व्यक्ति जो होता है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन जो है था कि भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का मतलब कौन सा जो है वो स्टोर, उसके शरीर में जो है स्टोर किया हुआ कौन सा भाग होता है जिससे कि वो
जिसका कि वो सबसे पहले यूज करता है, ठीक है। तो वो पहले जो है आपका ग्लाइकोजेन का उपयोग करता है। और इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद कर लीजिए, देखिए हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में पाचन होता है, और पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कार्बो, ठीक है। चलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाचित होता है तो वो आपका ग्लूकोज में चेंज होता है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है इसका हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए, और बाकी जो बच जाता है इसी को हम लोग स्टोर करते हैं। मतलब हम लोग जो एनिमल हैं जैसे कि ह्यूमन हो गया, तो एनिमल जो है ये इसको जो है स्टोर करते हैं किसमें, ये स्टोर करते हैं ग्लाइकोजेन के रूप में। ये इसको जो है ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करते हैं। और जो आपके पौधे होते हैं ना, ये पौधे क्या करते हैं कि ये जो है आपके स्टोर करते हैं ग्लूकोज स्टार्च में, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉल आ रहे हैं तो दिक्कतें हो रही हैं। ये स्टार्च के रूप में जो स्टोर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होता है। तो जलीय अपघटन में जो है ऊर्जा किस रूप में मुक्त होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होता है। तो कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उन वो जब टूटते हैं तो उनके टूटने की वजह से जो है आपका जो ऊर्जा मुक्त हो रहा है, तो ये आपका प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है ये कहलाता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में जो है कैटा पकड़ लीजिए, कैटा मतलब कटना, कटना मतलब क्या होगा, विखंडित होगा, ठीक है। अगर यही जुड़ने का बात रहता तो ये आपका एनाबोलिज्म हो जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी था, यानी कैटाबोलिज्म यानी कि अपचय। इसके बाद है कि बच्चों में रिकेट से तथा ऑस्टियोमेलेसिया नाम का रोग जो है किसके कमी से होता है। तो बच्चों में जो है और रिकेट्स और जो आपका ऑस्टियोमोलेसिया जो रोग होता है ना, ये आपका विटामिन डी के कमी से होता है और कैल्शियम की जो है कमी से होता है। करेक्ट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी अगर बी की वजह से बात करेंगे तो बेरी बेरी कमजोरी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सी का बात करेंगे तो स्कर भी होता है, मसूड़ों का जो है उससे खून आने लगते हैं। एक की वजह से बात करेंगे तो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर जो है आपका एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं जेरोथैल्मिया, वो बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों से जो होने वाली बीमारी नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें हमने बताया है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, इसमें बताया है स्कर भी, और इसमें मैंने बताया है बेरी बेरी कमजोरी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कोबाल्ट धातु किसमें पाया जाता है। तो कोबाल्ट धातु जो होता है वो आपका पाया जाता है साइनोकोबैलामिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पीत यानी कि बाइल का निर्माण कहाँ होता है। तो ये आपका यकृत यानी कि लीवर में होता है, ठीक है। बाकी याद रखिएगा कि आपका जो है लीवर में एक और बनता है जिसको कि, अच्छा हाँ, देखिए बनता है पीत आपका जो है लीवर में, और बनने के बाद से यही जो है आपका स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में। बाकी तो यकृत बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। देखिएगा इसमें भी आपका सी है और एस्कॉर्बिक एसिड भी आपका सी है, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे निकोटिनिक एसिड, तो ये आपका जो है इसको हम लोग नियासिन भी बोलते हैं। तो ये आपका जो है B3 हो जाता है, ठीक है। ये B3 विटामिन B3 है। बाकी कैल्सीफेरॉल का बात करेंगे तो विटामिन डी का ये आपका साइंटिफिक नेम है, और ये तो आपका सी का हो ही गया। और टोकोफेरॉल जो होता है आपका, ये होता है विटामिन ई का। तो ये साइंटिफिक नेम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है। तो ये आपका जो है गाजर होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें विटामिन सी मिलता है। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है आपका इरेप्सिन या फिर एस्टिएप्सिन या फिर जो है पेप्सिन या फिर एमाइलोप्सिन की वजह से। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपका एमाइलोप्सिन की वजह से डाइजेस्ट होता है, ये एक एंजाइम है, ठीक है। बाकी पेप्सिन है या फिर इरेप्सिन है या फिर एस्टिएप्सिन है, तो ये जो है आपके डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। तो इसमें जो है आपका एमाइलोप्सिन करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि खरगोश के दांत क्या होते हैं। तो खरगोश का जो दांत होता है वो आपका कैसा होता है। ऑप्शन है होमोडोंट होता है, या फिर आपका जो है एनोडोंट होता है, या फिर थीकोडोंट होता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है थीकोडोंट होता है, यानी कि उसके जो है दांत जो होते हैं मसूड़े में धंसे हुए होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है आज 25 क्वेश्चन बायोलॉजी से देखा, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं समझा पाया। हाँ, आज मैं मानूंगा कि कुछ ऑप्शंस का जो है समय के अभाव की वजह से, चूंकि मुझे जो है कोचिंग पढ़ाना होता है, तो इस वजह से जो है टाइम हो गया है और लेट हो रहा है, कुछ फ़ोन आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि हर एक ऑप्शन से जो है कुछ ना कुछ आपको ऐसे चीज़ें बताऊं जो कि एग्जामों में पूछे जा सके हैं। बट फिर भी यकीन मानिए जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने पूरा बताने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।